हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो आज हम जो फिल्म डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसका नाम है हिलबिली एलिजी, जो कि 2020 में रिलीज हुई, जिसे रॉन हावर्ड ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों, ये ट्रू स्टोरी बेस्ड फिल्म है और 2016 में आई जेडी वांस की मेमोयर हिलबिली एलिजी नाम की बुक से अडाप्ट की गई है और ये कहानी खुद जेडी वांस की है। तो फिल्म शुरू होती है एक स्पिरिचुअल स्पीच से जो रेडियो में चल रही है और टाइम है 1997 का। जगह है जैक्सन कैंटकी। वहीं के एक घर में एक फैमिली हॉलीडे मना रही है, जिसमें जेडी नाम का एक 13 साल का बच्चा साइकिल लेकर नहाने के लिए निकलता है। दरअसल अपनी बचपन की कहानी से हमें अवगत करा रहे हैं जेडी वांस। वो अपनी स्ट्रगलिंग स्टोरी को हमसे शेयर कर रहा है, जहां वो बताता है कि लोग जब उससे पूछते हैं कि वो कहां से बिलोंग करता है तो वो ओहायो शहर का नाम बताता है, क्योंकि अपनी ज्यादातर लाइफ उसने वहीं जी। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए, दरअसल उसकी असली यादें जहां वो अपना घर जैसा फील करता था वो था हिल कंट्री जैक्सन कैंटकी, जहां वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताता था। और वो बहुत थैंकफुल है क्योंकि यहीं उसकी बचपन की सबसे खूबसूरत यादें बीती हैं। जेडी की साइकिल सडन रुकती है। उसे एक छोटा सा घायल टर्टल सड़क पर नजर आता है। वो उसे उठाकर अपने साथ सेफ जगह पर छोड़ने के लिए जाता है, जहां उसके दोस्त उस टर्टल को तालाब में फेंकने के लिए कहते हैं, पर वो ऐसा नहीं करता बल्कि उसे किसी पेड़ की ओट के पास रखकर छोड़ देता है, जिससे वो वहां सेफ रहे। तभी बेवरली, जो कि जेडी की मदर है, वो सबको पैकिंग करने को कहती है। साथ ही अपनी मदर को डांट भी रही है। शायद वो इस ट्रिप से खुश नहीं दिख रही। वो चाहती है अपने बॉयफ्रेंड चिप के साथ डेट पर जाना। उसकी माँ भी उसे जाने के लिए कह देती है। वो अपनी बेटी लिंडसे पर भी भड़क उठती है क्योंकि जेडी का उसने ध्यान नहीं दिया। इधर तालाब में जेडी नहा रहा होता है, तभी सडनली कुछ लड़के उसे पानी के अंदर दबोच लेते हैं और वो 2-3 बार ऐसा करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जेडी बताता है कि यहाँ ऐसा होता रहता है, लेकिन उसके नाना नानी ने किसी से लड़ाई ना करने की हिदायत दी है, पर उसके साथ ये भी सिखाया था कि अगर कोई आपसे लड़ाई करे तो उसके आगे झुकना भी नहीं। वो लड़के बहुत गंदे शब्द बोलते हैं। उससे जेडी को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने जाता है, बट उनमें से एक लड़का आकर उसे पंच करके गिरा देता है। जेडी कहता है कि ये भी उसके नाना नानी ने सिखाया कि अगर मुसीबत नहीं संभलती और बढ़ने लगे तो उसके साथ उसकी फैमिली खड़ी है। तभी वहां जेडी की फैमिली पहुंच जाती है। जेडी के नाना उसमें से एक लड़के को धमका रहे होते हैं, पर उन लड़कों पर कोई असर नहीं होता। तभी जेडी के अंकल आकर उस लड़के को पंच मारते हैं। सब वहां से निकलते हैं और घर पहुंचते हैं। पूरी फैमिली जेडी का सपोर्ट करती है। सब निकलने से पहले फैमिली फोटो लेते हैं और तभी पता चलता है कि इस फैमिली का ये जनरेशन टू जनरेशन पूरी फैमिली का इकट्ठे एक साथ फोटो लेना मैंडेटरी था और ये कई सालों से चला आ रहा था। जेडी का घर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन तभी बेवरली अपनी माँ को उसकी बचपन की मिस्टेक का टॉन्ट मारती है और सब वहां से निकल जाते हैं। जेडी के मन में एक सवाल आता है कि उसकी नानी जब जेडी की उम्र में प्रेग्नेंट हुई घर से भागी थी, अपनी फैमिली और सब कुछ पीछे छोड़कर एक आदमी के साथ कैसे चली गई। और वो जानता है कि उसके सारे सवालों के जवाब इसी पजल में छुपे हुए हैं। अगर वो जवाब ढूंढ लेता है तो उसे पता चल जाएगा कि असलियत में उसकी फैमिली क्या थी और वो अब क्या बन गए हैं। तभी सीन आता है जेडी की नानी जब 13 साल की उम्र में भागी तो वो पहुंची ओहायो शहर और वो एक स्टील की मिल के आगे से गुजरते हैं। तब और आज भी वो उसी रास्ते से जा रही थी, उसी आदमी के साथ, उसी मिल के आगे से, जो पूरी तरह से खंडहर बन चुकी, उनके रिश्ते की तरह। बेवरली वापस आकर चैन की सांस लेती है और लिंडसे, जो जेडी की सिस्टर है, वो कार से उतरकर अपने बॉयफ्रेंड केविन के साथ निकल जाती है। वहीं जेडी के नाना और नानी अलग अलग घर में रहते हैं, पर आसपास ही। बेवरली भी अलग घर पर रहती है अपने बच्चों के साथ। जेडी आगे कहता है कि उसके नाना नानी बचपन में जिस बेहतर जिंदगी की तलाश के लिए निकले थे वो उन्हें कभी मिली ही नहीं। जेडी को जैक्सन रहना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ सब एक दूसरे के करीब थे, लेकिन यहाँ सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते थे। उसे ओहायो में उम्मीद की कमी लगती थी। ऐसे ही 14 साल बीत जाते हैं और जेडी होटल में काम करता है और वो अब ओहायो से न्यू हेवन पहुंच गया है, जहां वो अपने सपने पूरे करने आया है। उसे ये पता था कि उसका रास्ता काफी कठिन होने वाला है। वो येल लॉ स्कूल में पढ़ रहा है। तभी वो सीधा लाइब्रेरी जाता है और उषा, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आया है, लेकिन उषा लेने से मना कर देती है क्योंकि लाइब्रेरी में ये सब अलाउ नहीं होता। पर फिर भी वो उसकी फिक्र करता है, लेकिन जेडी उसे बताता है कि उसे डिनर पर जाना है जहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए, जहां वो बहुत पॉजिटिव होता है कि उसे जॉब मिल ही जाए। जेडी प्रिंसिपल रूम में अपनी स्कॉलरशिप की डिटेल्स वगैरह चेक कर रहा होता है। तभी प्रिंसिपल आती है, जहां जेडी की स्कॉलरशिप से भी कॉलेज की फीस नहीं पूरी हो पा रही थी। साथ ही वो 3-3 जॉब्स भी कर रहा था, फिर भी ये सब पॉसिबल नहीं हो रहा था कि वो $21,000 का इंतजाम कर पाए।
वो परेशान दिखता है। प्रिंसिपल हेड उससे प्लेसमेंट्स वाली कंपनीज के इंटरव्यू के बारे में पूछती है जिधर वो डिनर पर जा रहा था। कॉलेज की हेड उसे बताती है कि इन कंपनीज की स्टैंडर्ड सैलरी ही शुरू होती है $30,000 से। इस पर जेडी कहता है कि जॉब मिलने भी चाहिए, बट वो अपने साथ एक बैकअप प्लान लेकर भी रखना चाहता है कि अगर उसे ये जॉब नहीं मिली तो फिर वो कैसे फीस सबमिट कर पाएगा। लेकिन कोई फायदा नहीं होता और जेडी डिनर के लिए वेन्यू पर पहुंचता है जहां आसपास किसी को फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और कोई खुश है, कोई दुखी है। वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, तभी वहाँ वाइन लेकर वेटर आता है, पर जेडी को तो रेड वाइन और व्हाइट वाइन के अलावा कुछ पता ही नहीं होता। वो कंफ्यूज हो जाता है, तभी उसकी बहन का कॉल आता है। वो कट कर देता है। दरअसल जेडी वहाँ फिलिप रोजमिन से मिलने आया होता है क्योंकि उषा को ऑलरेडी जॉब मिल चुकी थी डीसी में और जेडी भी वहीं जॉब करना चाहता था उषा के साथ। अब वहाँ डिनर पर वो फिलिप रोजमैन को देखता है और वहाँ बैठ जाता है। सब डिनर पर बैठते हैं, डिनर सर्व होता है। तभी जेडी देखता है कि वहाँ इतनी सारी स्पून्स रखी हुई हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे खाए और किससे, क्योंकि इससे पहले जेडी कभी ऐसे इवेंट्स में गया ही नहीं था। तभी वो नर्वसनेस में वहाँ से निकल जाता है और सीधे उषा को कॉल मिलाता है। वो उषा से पैनिक होकर उन फॉक्स के बारे में पूछता है और वाइन का इंसिडेंट भी बताता है। तब उषा कहती है ये सब छोटे छोटे नोटिसेबल टेस्ट हैं। उषा उसे स्पून, फोक और नाइफ का कैसे यूज करना है उसे इजी करके समझाती है। उषा उसे समझाती है कि उसका रेज्यूमे देखकर ही उसे इस डिनर के लिए सिलेक्ट किया गया है और ये बस एक डिनर था जहां से सभी फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे। तभी वो अंदर जाने वाला होता है कि उसकी बहन का कॉल आता है कि बेवरली हॉस्पिटल में है और फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। जेडी हल्के में बात लेता है, लेकिन उसकी बहन जब बताती है कि हेरोइन का ओवरडोज की वजह से ये सब हुआ तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर से जेडी मॉम से जुड़ी मेमोरीज याद करता है, जहाँ एक बार उसकी मॉम ऐसे ही बेड पर रो रही थी और जेडी अपनी मॉम को दुखी देखता है तो उसे सपोर्ट करने के लिए उसके पास बैठ जाता है, लेकिन वो मजबूर था। वो वापस डिनर पर जाता है जहाँ उससे उसके बारे में पूछा जाता है तो जेडी अपना इंट्रो देता है। जेडी बताता है कि वो हाई स्कूल के बाद उसने आर्मी ज्वाइन की और इराक चला गया। उसने आगे कहा कि इस वजह से उसने कॉलेज की फीस भरी। सब उतना ध्यान नहीं देते, पर जैसे ही वो अपने पूर्वज के बारे में बताता है कि वो उस खानदान से बिलोंग करता है जहाँ 19वीं सदी का सबसे बड़ा झगड़ा हुआ था, सडन सब उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक उसके विलेजर्स को गवार अनपढ़ कहता है, साथ ही उसकी माँ का भी मजाक उड़ाता है, जिसको सुनकर जेडी को बुरा लगता है और वो उन्हें सुना देता है, लेकिन ज्यादा भी नहीं बोलता। उसे पता था अब उसका सिलेक्शन नहीं होगा। वो सीधा अपनी बहन से बात करता है जो ऑलरेडी बहुत परेशान होती है। हालांकि उसने शादी केविन से ही की है, बट जिम्मेदारियों के बीच इकोनॉमिकली वो भी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन जेडी के इंटरव्यूज होने की वजह से वो आने से इनकार कर देता है। जेडी का पास्ट सामने आता है जहाँ वो फिर से 14 साल पहले के ईस्टर के बारे में सोचता है, जहाँ बेवरली का बॉयफ्रेंड चिप उन्हें डॉग गिफ्ट करता है। सडनली डॉग की वजह से काफी कलेश मचता है और बेवरली नहीं चाहती थी कि डॉग घर पर रहे, बट फिर भी वो मान जाती है और गलती से जेडी से उसकी मॉम का ईस्टर एग कलेक्शन टूट जाता है और बेवरली उसे बहुत बुरा भला कहती है। तब वो उससे माफी मांगकर जेडी को साथ शॉपिंग जाने को कहती है, जहाँ पर शॉपकीपर से उसकी बहस हो जाती है और वो दोनों वापस आ रहे होते हैं कि उन दोनों के बीच भी बहस हो जाती है। बहस की वजह थी बेवरली चिप के साथ शिफ्ट होने का सोचती है, जिस पर जेडी क्लियरली कहता है कि अगर ये बॉयफ्रेंड भी छोड़ दिया तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, कभी इधर कभी उधर। बस बेवरली गुस्से से पागल हो जाती है कि वो कार की स्पीड हाई कर देती है। जेडी डर जाता है, वो उठ के गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाने लगता है और बेवरली कार रोकती है और तभी जेडी अपनी मॉम को गाली दे देता है। बेवरली उससे खूब पीटती है। जेडी भाग कर किसी के घर में घुस जाता है। जेडी की मॉम जबरदस्ती अंदर घुसकर जेडी को बाहर खींच कर लाती है। उतने में जेडी अपने नाना नानी को फोन कॉल करके बुला लेता है और वो लेडी पुलिस बुलवा लेती है, लेकिन जेडी मॉम को जेल जाने से बचा लेता है। प्रेजेंट में जेडी अपनी माँ से मिलने निकलता है। वो उषा को सब बता देता है। वो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसकी उम्मीद टूट रही। वो हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसे डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन वो एडमिट करने के लिए कहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसे रखने से मना कर देते हैं और 3 बजे तक का टाइम देते हैं। तभी जेडी को कॉल आता है कि वो सेलेक्ट हो चुका है फाइनल इंटरव्यू के लिए। एक इवेंट दिखाते हैं जहाँ जेडी के नाना की डेथ हो जाती है। बेवरली को एक वो ही समझते थे। इस पर बेवरली काफी सैड हो जाती है। अब सीन आता है जिस दिन से बेवरली ने ड्रग लेना शुरू किया था और उसी दिन वो हॉस्पिटल में स्केटिंग के जुर्म में बर्खास्त कर दी जाती है। जेडी अपनी नानी के साथ बैठा ताश खेल रहा होता है कि तभी जोर जोर से बाहर से आवाजें आती हैं। जेडी देखता है कि उसकी मॉम जोर जोर से सड़क पर रो रही है। उसने अपना हाथ काट लिया था। जेडी को पैनिक होने लगता है, तभी नानी उसे संभाल लेती है। अब फिर से प्रेजेंट सीन आता है जहाँ जेडी अपनी माँ के लिए ऑलमोस्ट अभी रिहैब में पता कर लेता है, बट कोई इंश्योरेंस मांगता है, कोई फोन ही नहीं उठाता।
तभी जेडी के कुछ दोस्त आते हैं, उनमें से एक जगह के लिए बात हो जाती है। उषा को जेडी का फोन आया जिसमें वो उषा को जॉब वाली सारी बातें बताता है। इस पे उषा उसे हेल्प के लिए वहां आने के लिए कहती है, जिससे जेडी उसे मना कर देता है। उनकी फ्रेंड शेरिल उनकी हेल्प करती है और एक बेड का इंतजाम कर देती है। पिछली बार जब बेवर्ली रिहैब में थी तो जेडी उससे मिलने गया, जहां उसने अपनी मॉम को एक गिफ्ट दिया जिसमें एक बुक थी जिस पर जेडी ने इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज लिखी हुई थी, बाइबल की लाइन लिखी हुई थी। ये देखकर बेवर्ली को अपने बेटे पर बहुत प्यार आता है। जेडी अब भी रिहैब में होता है अपनी माँ के लिए, जहाँ वो बात करता है और उसे जगह मिल जाती है और जैसे तैसे जेडी वहाँ की फीस भी भर देता है। और ये सब प्रेजेंट में चल रहा था, बट बेवर्ली वहाँ जाने से मना कर देती है और अपने बेटे को ही सुनाने लगती है कि उसने इतना बड़ा एहसान क्यों किया। जेडी बेवर्ली को कहता है कि उसने लिंडसे को इतना परेशान किया हुआ है, लिंडसे जो कि उसकी सिस्टर है। अब जेडी गुस्से में बहुत कुछ बोलने लगता है कि कैसे बेवर्ली नानी से खर्चे कराती थी, अब वो नहीं रही तो लिंडसे के पैसे खर्च कर रही है। लिंडसे अपने भाई को रोकती है, लेकिन जेडी अब परेशान हो चुका था। इस पर लिंडसे उसे समझाती है कि उसकी मॉम और लोरी का बचपन उनसे भी बहुत बुरा गुजरा है। घर पर रोज झगड़े होते थे, मार पिटाई लगी रहती थी जेडी के नाना नानी के बीच, जहां एक दिन तो गुस्से में जेडी की नानी ने नाना को नशे की हालत में जला दिया, लेकिन बेवर्ली और लोरी ने उन्हें बचा लिया। लिंडसे चली जाती है और जेडी बेवर्ली को उषा के बारे में बताता है, फिर वो अपनी परेशानी बताती है। फिर से एक पास्ट इवेंट आता है जहां बेवर्ली शादी करके आ चुकी थी, मार्क से नहीं बल्कि किसी और से जिसका नाम केन था। अब वो केन के साथ ही शिफ्ट हो रही थी। केन का एक बेटा ट्रेविस भी है जो नशा वगैरह करता है और जेडी को भी करने को कहता है, लेकिन जेडी इस बात से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बेवर्ली को नर्सिंग बोर्ड से कॉल आता है उसके यूरिन टेस्ट के लिए, लेकिन ड्रग्स की वजह से उसका यूरिन क्लीन नहीं था। सो वो जेडी को बोलती है, पर वो बिगड़ जाता है कि टेस्ट जब उसका है तो ये करना तो गलत है। नानी जेडी को अपनी माँ के लिए हेल्प करने को कहती है, लेकिन जेडी के मन में था कि बेवर्ली हमेशा से झूठ बोलती आई है कि सुधर जाऊंगी, लेकिन चेंजेस दिखते नहीं। वो अपनी माँ के हालात का ब्लेम नानी पर डालता है। तभी नानी उसके पास जाती है और वो कहती है कि वो बेवर्ली के लाइसेंस के लिए इतना तो कर ही सकता है। एक दिन जब जेडी घर आता है तो नानी को बेहोशी की हालत पर पाता है, शायद वो गिर गई थी। उसे हॉस्पिटल ले जाकर वो उनका इलाज कराता है, जहां जेडी को डर था कि उसकी नानी मरने तो नहीं वाली, लेकिन उसकी नानी कहती है कि वो नहीं मरेगी और ऐसा ही होता है। अब स्कूल में जेडी के बहुत कम मार्क्स आते हैं, जिसमें उसके टीचर उसे अच्छा करने की सलाह देते हैं, लेकिन वो अब केन के बेटे के साथ नशा करना शुरू कर देता है। और उन्हीं में से एक लड़का जो अडल्ट है वो बताता है कि उसने जॉब छोड़ दी है क्योंकि उसने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। अब वो अपने बॉस के यहाँ जाकर तोड़फोड़ करना चाहता है। इस पर जेडी उनकी मदद करता है, वो अपनी नानी की कार ले जाता है और वहाँ जाके खूब तोड़फोड़ करता है। जेडी और बेवर्ली पहले उसके बॉयफ्रेंड के यहाँ जाते हैं और जहाँ से वो बेवर्ली को गाली गलौज करके निकाल देता है। ये सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा था। जेडी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी जेडी को वही इवेंट दोबारा से याद आता है जब उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ की थी और उनकी कार का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। इतने में जेडी को सब कुछ होश आने लगता है और वो कंट्रोल कर लेता है। लिंडसे हॉस्पिटल में नानी को सब कुछ बताती है कि जेडी कैसी हरकत कर रहा है। वो खुद को ब्लेम करती है, लेकिन नानी कुछ सोल्यूशन सोचती है। एक दिन वो बेड पे लेटकर तो उसे वो दिन याद आता है जब वो अपने बेटे को मारते टाइम पुलिस की हिरासत में आ गई थी। तब नानी ने बेवर्ली को कहा था कि ये सब उसकी मिस्टेक है, कि वो अपना किया हुआ दूसरों पर ब्लेम डालती है, और नानी के मन में जेडी के गलत रास्ते पर चलने की बात ही घूम रही थी। वो उठती है और हॉस्पिटल से निकल जाती है सीधा केन के यहाँ, जहाँ जेडी पॉट ले रहा होता है। अब नानी जेडी को अपने साथ रखने के लिए उसे लेने पहुंचती है, लेकिन बेवर्ली उसे नहीं जाने देती। इस पर जेडी भी नानी के साथ जाने की जिद करता है, बट इधर भी जेडी के दोस्तों का आना जाना लगा था। उस पर नानी उनकी बेइज्जती करके उन्हें वहां से निकलवा देती है। अभी जेडी को काफी बुरा लगता है कि अब उसके पास दोस्त भी नहीं है। उसकी नानी कहती है कि होमवर्क करो, नहीं तो इन्हीं लोगों की तरह एक दिन जेल में मिलोगे। जेडी ने कहा कि उसे कैलकुलेटर खरीदना है और वो शॉप पर जाता है, लेकिन चोरी करने की कोशिश भी करता है, पर वो पकड़ा जाता है। उसकी नानी उसे लेने जाती है। उसकी नानी काफी गुस्सा होती है, यहाँ तक वो उसके लिए कैलकुलेटर ले भी चुकी थी। वो उसे समझाती है कि वो अब अपनी स्टडीज पर फोकस करे, लेकिन वो नानी पर गुस्सा होने लगता है और जेडी कैलकुलेटर कार से बाहर फेंक देता है। नानी उसे वापस लाने को कहती है। नानी उसे कहती है कि लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन उसे लगता है पढ़ लिख कर उसकी मॉम ने क्या किया वो भी ऐसा ही रहेगा। नानी उसे समझाती है कि एक दिन वो मर जाएगी, तब इस फैमिली को कौन संभालेगा। और बेवर्ली ने कभी सुधरने की कोशिश ही नहीं की लाइफ में। वो जेडी को कहती है कि उसे फैसला करना होगा कि वो क्या बनना चाहता है। इधर जेडी बेवर्ली को मोटेल में छोड़ता है, यानी कि फिर से प्रेजेंट सीन आता है। तभी पास्ट का वो फिर से इवेंट आता है जब वो अपनी नानी की बात को सीरियसली ले लेता है और सब कुछ करता है और पढ़ाई पर ध्यान लगाता है और साथ ही एक जॉब भी करता है।
अब उसके क्लास में उसके फुल मार्क्स आए थे। जेडी अपनी नानी को बोलता है कि इस बार वो टेस्ट में फर्स्ट आया है। उसकी नानी खुश हो जाती है और जेडी को ऐसे ही आगे बढ़ने को कहती है। प्रेजेंट में जेडी उसके लिए खाना लेकर वापस आता है। वो देखता है कि उसकी माँ फिर से ड्रग्स ले रही है। वो उसे रोकता है और वापस से बेड पर सुलाता है। जैसे ही अपनी मॉम का हाथ थामता है, उसे सब कुछ याद आता है, वो सारी मेमोरीज। जब उसकी नानी मरने वाली थी, वो आर्मी में था और उसे उषा के साथ बिताए दिन याद आने लगते हैं। तो वो रुकता नहीं, वो चला जाता है क्योंकि उसका सुबह एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था। वो रात भर ड्राइव करता है और उसका साथ देती है उषा, जिससे वो ड्राइव कर पाए। जेडी उषा को बताता है कि नानी ने उसकी कैसे जिंदगी बदल दी, वो एक फरिश्ता थी। और ऐसे ही बातें करते करते रात बीत जाती है और वो सुबह सुबह उषा के पास पहुंच जाता है और आखिर में वो जॉब इंटरव्यू में पास हो ही जाता है और जॉब हासिल भी कर लेता है। लास्ट में जेडी बहुत ही खूबसूरत लाइन बोलता है कि लाइफ में 2 बार मुसीबत का सामना किया, एक बार नानी ने बचाया और दूसरी बार उनकी सीख ने कि जिंदगी में सबसे जरूरी परिवार होता है, लेकिन आगे क्या बनना है ये हम डिसाइड करते हैं। भले ही उसकी फैमिली परफेक्ट नहीं थी, बट थी तो उसकी फैमिली ही। उन्होंने जेडी को वो मौके दिए उन्हें कभी नहीं मिले। आज जो भी वो बनेगा उसमें उसकी फैमिली का भी योगदान होगा। और बस 2013 में येल से ग्रेजुएट होने के बाद जेडी ने 2016 में हिलबिली एलिजी लिखी। उषा और जेडी 2014 में शादी करके ओहायो शिफ्ट हो गए, जिससे वो अपनी फैमिली के पास रह पाए। आज वो सिंसिनेटी में हैं 2 बेटों के साथ। लिंडसे और केविन अपने बच्चों के साथ मिडिल टाउन रहते हैं। वहीं बेवर्ली ने अपने आप को नशे से निकाल कर वहीं मिडिल टाउन में हाउस क्लीनिंग और बुक कीपिंग का काम शुरू कर दिया और फिल्म यहीं एंड होती है। दरअसल ये जेडी की और उसकी फैमिली की स्ट्रगलिंग लाइफ की कहानी थी, जिसमें इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद फ्यूचर इतना डार्क था। वहीं ऐसे माहौल से निकलकर जेडी ने अपना फ्यूचर बनाया, जिसके पीछे उसकी नानी और सिस्टर लिंडसे का हाथ था। तो फिल्म यहीं खत्म हुई। कैसी लगी आपको ये फिल्म हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।